एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेश वर्ल्ड। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल के आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस आधार पर जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा होता है हमारा द्रव ब्रोजी क्लोराइड, है ना। तो दोस्तों, हम इनको समझेंगे, पढ़ेंगे और इसके बाद दोस्तों इसमें जो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को भी समझने वाले हैं, है ना। तो दोस्तों आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे द्रव स्नेही कोलाइड। ठीक है, द्रव स्नेही कोलाइड। दोस्तों, द्रव स्नेही कोलाइड हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, जो द्रव से स्नेह करता है, मतलब द्रव के प्रति उसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, उसे हम बोलते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। अब ये द्रव कौन सा लें, क्या लें, उस चीज को आप समझो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो द्रव स्नेही कोलाइड है एक पदार्थ होता है। क्या होता है? एक पदार्थ, है ना। तो और दोस्तों जो एक ऐसा पदार्थ होता है, द्रव स्नेही कोलाइड एक पदार्थ होता है और ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो परिक्षेपण माध्यम, अब परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? तो दोस्तों जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो क्या होता है? विलायक होता है। क्या होता है? विलायक। और आपको पता है सर्वात्रिक विलायक क्या है? जल, है ना। तो यहाँ पर जो हम परिक्षेपण माध्यम है उसके रूप में हम क्या लेंगे? जल लेंगे, है ना। क्या लेंगे? जल, है ना। तो ऐसे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम जैसे जल के साथ मिलाए जाने पर, अगर इनको हम जल के साथ मिला दें, है ना, तो ये शीघ्रता से, बहुत आसानी से कोलाइडी विलयन का निर्माण कर देंगे। किसका निर्माण कर देंगे? कोलाइडी विलयन का निर्माण कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। क्या बोला मैंने? एक बार फिर से सुनो, है ना। ऐसे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम जैसे जल के साथ मिलाए जाने पर शीघ्रता से, बहुत आसानी से कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं द्रव स्नेही कोलाइड, है ना। तो देखो, द्रव के साथ अट्रैक्शन बढ़ा ना, द्रव जैसे हमने क्या लिया? जल लिया, तो उसके साथ अट्रैक्शन बढ़ा, तभी तो वो तुरंत आसान तरीके से उनने क्या बनाया? कोलाइडी विलयन बना लिया। अब भाई ऐसे पदार्थ होते क्या है सर? पहले हमें वो तो दिखा दो। हाँ, तो उसको भी दिखा रहा हूं दोस्तों। जैसे आपने देखा है गोंद, ग्लो, जो ग्लो होती है, गोंद होती है, तो वो गोंद है वो दोस्तों जल के साथ मिलाते हैं तो वो जल के साथ शीघ्रता से मिल जाती है और एक कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेती है। ठीक है। अब दोस्तों अगर हम स्टार्च की बात करें तो ऐसा ही स्टार्च होता है। स्टार्च को हम जल के साथ मिलाएंगे तो ये बहुत आसानी से, जैसे नमक को हम जल में डाल देते हैं तो ये जो नमक है वो शीघ्रता से, बहुत आसानी से जल के साथ मिल जाता है ना। तो दोस्तों उसी प्रकार जो स्टार्च है जल के साथ मिलाएंगे तो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगी और एक विलयन बना लेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? कोलाइडी विलयन, है ना। तो दोस्तों गोंद हुआ, स्टार्च हुआ और एल्ब्यूमिन, है ना। अब एल्ब्यूमिन दोस्तों आप जानते हो क्या है? एल्ब्यूमिन क्या है? जो अंडे का जो सफेदी भाग होता है वो होता है एल्ब्यूमिन, है ना। तो उसको भी दोस्तों हम जल के साथ मिलाएंगे तो वो भी आसानी से जल के साथ मिल जाएगा और कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेगा। ठीक है। तो दोस्तों ये गोंद, स्टार्च, एल्ब्यूमिन ये क्या हुए? द्रव स्नेही कोलाइड हुए। ओके, क्लियर है। चलो एक बार और मैं इसको अब आगे बढ़ाता हूं। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। ठीक है दोस्तों, चलो समझो। तो दोस्तों यहाँ पर जब ये इस प्रकार से जो पदार्थ, इस प्रकार के पदार्थ जब मिलेंगे तो एक कोलाइडी विलयन का निर्माण होगा। ये आपको पता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों यहाँ पर जो कोलाइडी विलयन होता है, अब यहाँ समझना है आपको दोस्तों, यहाँ पर जो कोलाइडी विलयन बनता है दोस्तों, वो कोलाइडी विलयन स्थायी होता है। कैसा होता है?
स्थायी होता है, उसकी स्थायी प्रकृति होती है। मतलब एक बार कोलाइडी विलयन बन गया तो ये फिर ऐसा नहीं होगा कि बाद में ये कोलाइडी विलयन खत्म हो जाए, है ना, या फिर इसका अपक्षेपण हो जाए तो मतलब गोंद अलग और जल अलग हो जाए, ऐसा नहीं होगा। एक बार कोलाइडी विलयन बन गया तो बन गया, ठीक है। तो मतलब ये स्थायी होता है। कैसा होता है? स्थायी। और यदि मान लो किसी प्रकार से आपने कैसे भी करके किसी भी विशिष्ट विधि का यूज करके एक बार इसमें से इसका जो विद्युत अपघट्य डाल के इसका अपक्षेपण कर दिया, मतलब जो गोंद, जैसे गोंद और जल का कोलाइडी विलयन बनाया तो गोंद और जल को आपने अलग कर दिया, है ना, तो फिर से मिलाओगे ना तो ये फिर से कोलाइडी विलयन बना लेगा। आप समझ रहे हो ना? ये दोस्तों स्थायी है। एक बार इसका किसी भी कारण से अपक्षेपण हो जाता है तो ये पुनः कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, फिर से कोलाइडी विलयन बना लेंगे। तो मतलब दोस्तों इसका ये हुआ कि ये जो होते हैं वो उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। कैसे? उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, है ना। अगर जैसे मान के चलो किसी प्रकार से इनका अपक्षेपण हो जाए तो ये फिर से कोलाइडी विलयन को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या समझाया उसको आप समझो, है ना। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें परिक्षेपण माध्यम जैसे जल के साथ मिला दिए जाते हैं तो ये तुरंत कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे पदार्थों को द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं, ठीक है। जैसे गोंद हुआ, स्टार्च हुआ, एल्ब्यूमिन हुआ, है ना, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। दोस्तों आगे ये स्थायी प्रकृति के होते हैं क्योंकि इनका अपक्षेपण नहीं होता, और किसी प्रकार से इसका अपक्षेपण हो भी जाता है तो ये पुनः कोलाइडी विलयन में वापस आ सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। और दोस्तों जब हम इनके साथ जल का निर्माण करते हैं, मतलब यदि परिक्षेपण माध्यम जल होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? जल स्नेही कोलाइड। तो फिर हम इसको क्या बोलने लगेंगे? जल स्नेही कोलाइड, है ना। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया है? द्रव लिया है, और द्रव के रूप में हमने क्या ले लिया? यहाँ पर जल ले लिया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल स्नेही कोलाइड, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोसॉल भी बोलते हैं। जो जल स्नेही कोलाइड है इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोसॉल भी बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है, हाइड्रोसॉल। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब मैं दोस्तों इसकी थ्योरी दिखाता हूं आपको, है ना, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी आप कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। चलो इसकी मैं थ्योरी बोल रहा हूं, देखो दोस्तों, है ना। ये वे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम जैसे जल के साथ मिलाए जाने पर शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। उदाहरण हो जाएगा स्टार्च, गोंद, एल्ब्यूमिन आदि, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको पैराग्राफ चेंज करना है और लिखना है, द्रव स्नेही कोलाइड स्थायी होते हैं क्योंकि इनमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर यह सरलता से अपक्षेपित नहीं होते। यदि किसी प्रकार इनका अपक्षेपण हो जाता है तब इनको कोलाइडी अवस्था में पुनः परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार ये कोलाइड उत्क्रमणीय कोलाइड कहलाते हैं, ठीक है। यदि परिक्षेपण माध्यम जल होता है तब इसे जल स्नेही कोलाइड या हाइड्रोसॉल कहते हैं, ठीक है। दोस्तों ये मैंने आपको थ्योरी दिखाई, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूं द्रव विरोधी कोलाइड। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। तो द्रव विरोधी कोलाइड जस्ट जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है उसका अपोजिट होता है ना। उसमें क्या होता है? एट्रैक्शन होता है, इसमें डिटेक्शन होता है। क्या होता है? डिटेक्शन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर द्रव विरोधी कोलाइड तो साफ नाम से समझ में आ रहा है ना, जो द्रव का क्या करते हैं? विरोध करते हैं, है ना। द्रव में शीघ्रता से आसानी से नहीं मिलते, है ना, उन्हें हम क्या बोलेंगे? द्रव विरोधी कोलाइड, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा जस्ट उसकी उल्टी हो जाएगी। ऐसे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम जैसे जल के साथ शीघ्रता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते उन्हें हम क्या बोलते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड। अब जैसे आप ही बता दो भैया हमें, जैसे क्या भाई बताओ ना, जैसे क्या?
क्या नहीं बनाते शीघ्रता से कोलाइड विलयन, आप खुद बताओ। जैसे पत्थर को ले लिया जाए, किसको, पत्थर को, तो क्या पत्थर जल के साथ मिल जाएगा, पत्थर शीघ्रता से कोलाइड विलयन बनाएगा, नहीं बनाएगा ना। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पीसना पड़ेगा बारीक, और फिर जल के साथ जबरदस्ती से मिलाना पड़ेगा, और मिला के आप कोलाइड विलयन बना लोगे। तो वो कितनी देर तक रहेगा, 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद वो पत्थर का चूर्ण था वो नीचे बैठ जाएगा। फिर कोलाइड विलयन रहा क्या, नहीं रहा, क्योंकि जल अलग हो गया, वो नीचे बैठ गया, कोलाइड विलयन नहीं हुआ। ठीक है, जैसे और बताओ दोस्तों, चांदी हुआ, बोलो चांदी का कोलाइड विलयन आप बना सकते हो क्या, ये शीघ्रता से बनेगा, चांदी को भैया हम डाल देंगे जल में, ये घुल जाएगी क्या चांदी, बिल्कुल नहीं घुलेगी। चांदी को आपको क्या करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, जबरदस्ती से घिसोगे, और जल के साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालोगे, घिसोगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालोगे, उसको घिस्सा लगाओगे, है ना, तो फिर जाके वो कोलाइड विलयन बनेगा। बोलो बनेगा क्या, हाँ। तो इस कंडीशन में हम इसको शीघ्रता से नहीं बना सकते, आसानी से नहीं बना सकते, इसमें हमें बनाने में समय लगेगा। समझ में आया आपको। तो ऐसे पदार्थ जो शीघ्रता से, मतलब ऐसे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम जैसे जल के साथ शीघ्रता से कोलाइड विलयन नहीं बनाते, उन्हें हम क्या बोलेंगे, द्रवरोधी कोलाइड, है ना। जैसे चांदी हुआ, है ना, गोल्ड हुआ, ठीक है, आयरन हुआ, ठीक है, आयरन हुआ, इस टाइप से आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, तो ये हैं हमारे द्रवरोधी कोलाइड, जो द्रव का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, द्रव में नहीं घुलते। समझ में आपको आ गया, ठीक है, चलो आगे बढ़ो दोस्तों। ये जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं वो अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं, अस्थायी। मतलब क्या है इसका भाई, मतलब इसका ये है दोस्तों, यदि हम इस प्रकार से कोलाइड विलयन बना लें, तो वो दोस्तों वो कोलाइड विलयन होता है, वो कोलाइड विलयन अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी। अब भाई अस्थायी क्यों होता है सर, हमें तो ये क्लियर करो। हाँ, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के कोलाइड विलयन में यदि हम कोई विद्युत अपघट्ट डाल दें, क्या डाल दें, कोई विद्युत अपघट्ट, तो ये जो कोलाइड विलयन बना हुआ है वो कोलाइड विलयन का अपक्षेपण हो जाएगा। अपक्षेपण हो जाएगा मतलब विलेय और विलायक अलग अलग हो जाएंगे। जैसे हमने चांदी का जल के साथ कोलाइड विलयन बनाया, चांदी का जल के साथ कोलाइड विलयन बनाया, तो ये कोलाइड विलयन अस्थायी होगा, क्योंकि इसमें हम कोई विद्युत अपघट्ट डाल देंगे तो इसका अपक्षेपण हो जाएगा, मतलब चांदी अलग हो जाएगी और जल अलग हो जाएगा। तो भैया का अस्थायी तो हुआ ना, कोलाइड विलयन था, अलग हो गया, ठीक है। और फिर से हम कोशिश करें कि इसका हम फिर से कोलाइड विलयन बना दें। जैसे ये कोलाइड विलयन बना हुआ था, हमने इसमें विद्युत अपघट्ट डाला तो इसका अपक्षेपण हो गया, चांदी अलग हो गई और जल अलग हो गया, है ना, ऐसा हमने कर दिया, ठीक है। अब हम फिर से सोचें कि इन दोनों को फिर से मिला दें और कोलाइड विलयन बना लें, तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। फिर से इसका हम कोलाइड विलयन नहीं बना सकते, मतलब एक ही बार कोलाइड विलयन बना सकते हैं, मतलब आप यहां से यहां एक ही बार आ सकते हो। आप सोचो कि फिर यहां आके फिर यहां चले जाएं, तो ये संभव इसमें नहीं होता, ये संभव इसमें नहीं होता। तो दोस्तों इसीलिए जो इस टाइप का जो कोलाइड विलयन होता है, इस टाइप के जो कोलाइड होते हैं वो अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय। और अनुत्क्रमणीय का आप मतलब जानती हो, है ना, जो एक ही रास्ते पर जाता है ना, मतलब एक ही रास्ते पर जाता है। जैसे बर्फ से जल बन गया, है ना, फिर जल से बर्फ ना बने, ठीक है, बर्फ से जल बन गया फिर जल से बर्फ ना बने, या फिर ऐसा समझो कि जल से तो बर्फ बन गया लेकिन बर्फ से जल ना बने, ऐसी कोई कंडीशन हो, ठीक है। लेकिन जो जल से बर्फ और बर्फ से जल बनता है तो ये तो उत्क्रमणीय है ना। बाकी ये जो है ना, वो एक बार कोलाइड विलयन बना रहा है, फिर से कोलाइड विलयन नहीं बना रहा, फिर से यदि इसका अपक्षेपण हो जाता है तो फिर से कोलाइड विलयन नहीं बना रहा। मतलब ये कौन सी प्रकृति का है दोस्तों, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। ओके, क्लियर है, ठीक है ना। तो यदि जो परिक्षेपण माध्यम जल है, परिक्षेपण माध्यम क्या है, जल है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा, है ना। तो ये फिर क्या कहलाएगा, जल विरोधी कोलाइड, है ना, क्या कहलाएगा, जल विरोधी
कोलाइड, है ना। ओके, क्लियर है। चलो इसके बाद दोस्तों मैं इसकी थ्योरी दिखाता हूं आपको, है ना, उसकी आप थ्योरी देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। चलो तो इसकी थ्योरी बोल रहा हूं मैं, है ना। तो ऐसे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाए जाने पर शीघ्रता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, इनका कोलाइडी विलयन विशेष विधि द्वारा तैयार किया जाता है ना। आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाएंगे, इनको बनाने के लिए किसी विशेष विधि का आप यूज करना पड़ेगा भैया, आपको घिस्सा लगाना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, चलो, है ना। तो आगे बोल रहा हूँ, ये अस्थायी होते हैं, इनमें विद्युत अपघट्ट मिलाने पर ये सरलता से अपक्षेपित हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और पुनः इनको कोलाइडी अवस्था में नहीं लाया जा सकता, इसलिए यह अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, है ना। यदि परिक्षेपण माध्यम जल होता है तब इसे हम क्या बोलेंगे, जल विरोधी या द्रव विरोधी कोलाइड। एनी प्रॉब्लम दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप। इसके बाद दोस्तों मैं आपको अंतर दिखाता हूँ। वैसे अंतर तो आप खुद ही लिख सकते हैं, इसका जो डिफरेंस है वो आप खुद लिख सकते हैं। कैसे, आपको समझाता हूँ, है ना। दोस्तों आप क्या कीजिएगा, एक साइड द्रव विरोधी और एक साइड द्रव स्नेही कोलाइड डाल लीजिएगा, है ना। अब जैसे ही डालेंगे तो देखो मैंने बता दिया, मान लेते हैं ये क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड, है ना, द्रव स्नेही कोलाइड, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता दे रहा हूं आपको द्रव विरोधी कोलाइड, ठीक है। चलो विरोधी कोलाइड, ओके। चलो अब दोस्तों मैंने आपको समझाया है, दोनों को क्लियर कर दिया है ना। अब ये ऐसे पदार्थ होते हैं, पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाने पर शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, यही लिखोगे ना। हाँ, और इसमें क्या लिखोगे, ऐसे पदार्थ जिन्हें परिक्षेपण माध्यम जैसे जल के साथ मिलाने पर शीघ्रता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, द्रव विरोधी कोलाइड होंगे, है ना। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये स्थायी होते हैं, कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। और ये कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, क्योंकि मैंने आपको समझाया कैसा क्या है ना। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, कैसे, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। और ये क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, कैसे, अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनको हम कोलाइडी विलयन बना लें, फिर अपक्षेपण कर देंगे तो फिर से हम इसका कोलाइडी विलयन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका कोलाइडी विलयन बन गया, फिर से इसका यदि अपक्षेपण कर दिया और अपक्षेपण करने के बाद हम फिर से सोचें कि कोलाइडी विलयन बनाने, तो फिर ये संभव नहीं है। 3 पॉइंट हो गए, है ना। अब फोर्थ पॉइंट दोस्तों हमारा इसमें क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट हमारा इसमें ये हो जाएगा दोस्तों कि इसके एग्जाम्पल तो हैं, इनके एग्जाम्पल तो हैं, बोलो हैं। हाँ, तो फोर्थ पॉइंट आप एग्जाम्पल लिख देना। तो ये 4 पॉइंट तो आपके क्लियर ही हो गए। अब और यदि आप एक्स्ट्रा पॉइंट निकालना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा पॉइंट भी दोस्तों आप इसमें से निकाल सकते हैं, है ना। तो मुझे आशा है कि आप निकाल लेंगे, है ना। एक पॉइंट और बता रहा हूं दोस्तों, एक पॉइंट आपको और बता रहा हूं, ठीक है। वो दोस्तों ये पॉइंट हमारा ये है कि जो इसमें उपस्थित जो कोलाइड होते हैं, कोलाइडी कण होते हैं, उनको हम साधारणतः सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। साधारणतः हम क्या करते हैं, इनको सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। 1 मिनट दोस्तों। हाँ दोस्तों यहाँ पर इनका जो कोलाइडी विलयन बनता है बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है ना। तो एक्चुअल में दोस्तों रियलिटी बात ये है कि इसको हम अति सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप होता है, अति सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप होता है उसके द्वारा भी हम इसमें उपस्थित कणों को नहीं देख सकते। मैंने अभी बताया था देख सकते हैं, है ना। लेकिन इसके लिए माइक्रो जो ये जो माइक्रोस्कोप है इसके द्वारा नहीं, हमें इसके लिए नैनो या पिको स्कोप की जरूरत पड़ेगी। नैनो या पिको स्कोप से ही हम देख सकते हैं, ठीक है। तो अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम नहीं देख सकते ना। और जनरली अति सूक्ष्मदर्शी होता है, इससे नीचे वाला तो फिर होता नहीं, छोटे छोटे कणों वाला तो बहुत कम ही मिलता है और तो अवेलेबल नहीं है, तो अति सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। तो दोस्तों जो अति सूक्ष्मदर्शी है इसके द्वारा हम नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें जो कण है ना बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं और बहुत छोटे छोटे कण होते हैं ना। तो इसको हम अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देख सकते, ठीक है, नहीं देखा जा सकता।
ठीक है। लेकिन दोस्तों इसको हम अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं, मतलब इसमें जो उपस्थित कण हैं उनको अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है। अब बोलोगे सर आपको एक डाउट जा रहा होगा, सर हम अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देख सकते तो पता कैसे लगाया होगा भाई? तो भाई इसके लिए हमें पिको स्कोप की जरूरत पड़ती है। एक पिको स्कोप आता है छोटी यूनिट वाला, उसके थ्रू हम इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो उसके थ्रू हमने देखा तो दिख गया, बट अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा तो नहीं देखा, तो इसलिए इसने बोल दिया अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसको नहीं देखा जा सकता। और इसको अति